नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है गोथी गर्भावती, जिसका पहला अध्याय आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर किए अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। लेकिन उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी एक नया एपिसोड आए आप तक ज़रूर पहुंचे। इन सब बातों से अनजान वसुंधरा शादी के 3 सालों तक बस यही समझती रही कि ये सब रीति रिवाजों के कारण हो रहा है। ये सब चंद्रभान के विदेश जाने का कारण है कि उसे औलाद का सुख नहीं मिला, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही राजमाता ने चंद्रभान को विदेश भेज दिया। चंद्रभान ने उस रात वसुंधरा को सच्चाई बताई और कहा कि जो तुमने उस चुड़ैल को देखा है और महसूस किया है, जो घटना तुम्हारे साथ हुई है, वो एक श्राप का कारण है। चंद्रभान ने वसुंधरा को जैसे ही ये बात बताई, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। अभी तो बस ये समझकर वो रो रही थी कि किसी आत्मा ने हवेली पर बुरा प्रभाव डाला है, लेकिन जब उसे श्राप का पता चला तो वो स्तंभ रह गई। चंद्रभान ने उसे आगे बताया कि उसके पूर्वजों से कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों को ये श्राप मिला था कि वो कभी भी औलाद का सुख नहीं ले पाएंगे। काफ़ी पूजा पाठ हवन कराने के बाद भी वो श्राप लोगों से मुक्त ना हुआ और अंततः उसकी दूसरी पीढ़ी यानी कि हम इस घटना का शिकार हुए हैं। ये सब कुछ हमारे राजवंश को मिले श्राप के कारण हो रहा है। इतना सुनते ही वसुंधरा चंद्रभान को पकड़कर जोर जोर से बिलखने लगी और वो बस यही बात कही रही थी कि कुछ भी करिए, मगर आप मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए। चंद्रभान भी एक मजबूर पिता की तरह एक जगह आसन जमा कर बैठ गया, लेकिन वो करता भी तो क्या, उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। तभी अचानक ही राजमाता को होश आ गया और वो दौड़ते हुए चंद्रभान के कमरे में आई। जब राजमाता चंद्रभान की गोद में लेटी रोती बिलखती वसुंधरा को देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है, वही जिसका उनको डर था। वो भी खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं स्तंभ हो जाती हैं। उधर दाई माँ बच्चे को अपने पल्लू से बांधकर भागी चली जा रही थी। जब दाई माँ जंगल की तरफ गई तभी आधी काली रात में बारिश होने लगती है। एक तरफ लावसत का डर और दूसरी तरफ बारिश। दाई माँ को और बच्चे को वो आत्मा बुरी तरह से तलाश कर रही थी। वो भाग भाग कर थक चुकी थी और उनके मुंह से बस यही निकल रहा था कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो इस कुल का अंत हो जाएगा। बारिश की बूंदों की आवाज़ भी दाई माँ को डरा रही थी और उनके कानों में पड़ रही थी पायल की झनकार। जब पायल की झनक उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो पायल ही नहीं पहनी, तो फिर उस सुनसान जंगल में पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। मगर इन सब बातों को भूलकर दाई माँ बच्चे को लिए दूसरे गांव की तरफ भागी जा रही थी। तभी अगले ही पल उन्होंने देखा कि सामने से रोशनी आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद उस जंगल पर कोई कस्बा या गांव है। ये देख उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली और कुछ ही दूर दिख रहे बरगद के पेड़ के नीचे वो बच्चे को लेकर आराम करने लगी। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और बच्चे को अपने गोदों में छिपा लिया। भगवान को याद करते हुए वो बोली, हे प्रभु, इस बच्चे की रक्षा करना। अगर इसे कुछ भी हो गया तो इस वंश का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। तभी अचानक
उनकी आंखें खुली और अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक महिला खड़ी है। वो वास्तव में अजीब तरीके की दिख रही थी। लंबे बाल और बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, पूरा बदन खून से लथपथ और वो गर्भ से थी। ये देखकर दाई माँ चिल्ला उठी। जैसे ही वो भागने के लिए उठी, वैसे ही बख्शी बाबू ने इतना ही सुनाया कि तभी उनके कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई। लेखक और नंदलाल दोनों दौड़कर कमरे के अंदर गए और तब लेखक की नज़र ज़मीन पर गिरे एक तस्वीर पर पड़ती है, जो कि गिरने की वजह से 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके ऊपर का शीशा भी टूटकर चूर चूर हो जाता है। लेखक ने जब उस तस्वीर को पलट कर देखा तो वो उसकी माँ की तस्वीर थी। लेखक ने जब उस टूटी हुई तस्वीर को देखा तो वो उसकी माँ की तस्वीर थी, जो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेखक ने कहा, ये गिर कैसे गई? इतने दिनों से तो ये इसी जगह, इसी दीवार पर टंगी हुई थी, फिर अचानक इसे क्या हो गया? लेखक ने दीवार की कील की तरफ देखा तो वो भी सुरक्षित थी और तस्वीर में लगे धागे जिसके सहारे से तस्वीर टंगी थी, वो भी सही थी। तो फिर ये गिरी कैसे? लेखक सोच में पड़ गया। नंदलाल ने कहा कि बख्शी बाबू, इतनी तेज हवा चल रही है, हो सकता है हवा की वजह से तस्वीर गिर गई हो। दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, दोनों को जोरों की भूख भी लग रही थी। नंदलाल ने कहा कि बख्शी बाबू, आज की कहानी में बस इतना ही, बाकी मैं कल आपकी कहानी सुन लूँगा। अभी बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो चलिए कुछ खा लेते हैं। लेखक भी नंदलाल की बातों में हाँ मिलाते हुए कहानी को वहीं रोककर खाना खाने लगा। अगले दिन सुबह बाहर खिलती हुई धूप का आनंद लेते हुए गार्डन में टहलते हैं और आनंद लेते हुए कहते हैं कि कहानी का फिर से जिक्र करते हैं और शुरू करते हैं। लेखक बाकी का किस्सा नंदलाल को सुनाते हुए कि जैसे ही दाई माँ बच्चे को अपने गोद में समेट कर वहां से भागी, उस भयानक दिखने वाली औरत ने दाई माँ के पैरों को पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींचा। जैसे ही उसने दाई माँ को खींचा, वो कीचड़ से सनी गिली मिट्टी के जमीन पर गिर पड़ी और उनके हाथों से नवजात राजकुमार छूट गया। दाई माँ ने जल्दी जल्दी खुद को संभालते हुए बच्चे को उठाया और फिर से बिना पीछे मुड़े भागने लगी। चुड़ैल ने वापस से दाई माँ को धक्का मारा और वो फिर जमीन पर गिर गई। जब दाई माँ ने पलटकर पीछे देखा तो वो लावसत बिल्कुल उनके ऊपर बहुत ही बड़ी प्रतिरूप में दिखाई दे रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। तब दाई माँ ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बिलखते हुए उससे कहा, कृपया करके राजकुमार को छोड़ दो, उसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो एक नवजात बच्चा है जो अभी ठीक तरीके से दुनिया देखा भी नहीं। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उस आत्मा ने जवाब दिया, इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर फिर भी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो इससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस राजवंश के किसी भी चिराग को जिंदा नहीं देख सकती। उसके पूर्वजों ने जो गलती की है, उसकी सजा का हकदार ये बालक भी है और मैं इसे मार कर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगी। दाई माँ ने कहा, नहीं, दया करो, छोड़ दो इसको, इस बच्चे को मत मारो। जितना दाई माँ तड़प रही थी, उतना ही चुड़ैल को मजा आ रहा था। फिर वो अपनी आंखें लाल करके जमीन से 3 फीट ऊपर उड़ने लगी
और भागती हुई दाई माँ के पीछे लग गई। उसके शरीर सफ़ेद लिबास, खुले बाल और लाल आंखें और खून से लथपथ उसके हाथ बहुत ही भयानक दिख रहे थे। और वो लगातार बस हंसती जा रही थी, मानो उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। नंदलाल बाबू, नंदलाल बाबू, लेखक ने आवाज़ लगाई, मगर नंदलाल कहानी में इतना खो गया था कि उसे लेखक की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। और फिर लेखक ने जब नंदलाल को झकझोरा तो नंदलाल ने लेखक की तरफ देखा और कहा कि क्या कह रहे थे आप? लेखक हंसते हुए, कहाँ खो गए आप? आप तो मेरी कहानी में इतना खो गए कि मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ और आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। नंदलाल ने कहा, बख्शी बाबू, आपकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि मैं तो उसमें खो ही गया। खैर लेखक बाबू, आगे की कहानी सुनने से पहले मुझे लगता है कि एक एक कप चाय हो जाती तो अच्छा होता। नंदलाल ने बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में कहा। जी हाँ, ये सही कहा आपने, ठंड के मौसम में चाय सोने पर सुहागा होगी। लेखक मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। दोनों ने गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लिया। उधर दूसरी ओर लेखक की भेजी हुई चिट्ठी उसकी माँ तक पहुँच गई। लेखक की माँ की आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो चिट्ठी उन्हें गजोधर ने पढ़ा। चिट्ठी में लिखी बात को सुनकर लेखक के माता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती हैं। कहती हैं कि बेटा सुबोध, मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतने सालों खुद से तुमको दूर रखा, इसमें सर मेरी ही गलती है, मगर मैं भी करती तो क्या करती, तुम तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हें कैसे बचा रखा है। तुम्हें ये पता ही होगा कि अगर मैं खुद से तुम्हें दूर ना करती तो शायद मैं तुम्हारा मुंह कभी ना देख पाती। मैंने तो तुम्हें बताया ही है क्या कारण है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो। तुमसे अलग रहकर जीना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें मरता हुआ भी नहीं देख सकती। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। ये कहानी लिखने का तुम्हारा जो फैसला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे जो जितने सालों से सिर्फ मेरे और तेरे सीने में दफन है। चिट्ठी सुनकर पश्चाताप में लेखक की माँ खुद से बातें करते हुए ये सारी बातें कहती है और लेखक से माफ़ी मांगती है। उसकी कहानी लिखने के लिए उसे प्रोत्साहन भी देती है। चाय और नाश्ता करने के बाद नंदलाल और लेखक दोनों कमरे के अंदर कंबल ओढ़े अंगीठी जलाए बैठे थे। लेखक ने अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर अपना सिगार उठाया और अंगीठी में जल रहे आग से उसे जलाया और वहीं रखी कुर्सी पर एक के ऊपर एक पैरों को रखकर बैठ गया और सिगार पीने लगा। दूसरी ओर नंदलाल उसके बगल में ही रखी कुर्सी पर बैठकर लेखक की तरफ देखता है और संकोच भरे लफ्ज़ों के साथ कहता है, बख्शी बाबू, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बख्शी बाबू कहते हैं, कमाल करते हैं नंदलाल बाबू, आपकी बातों का कभी हमें बुरा लगा है जो आज लगेगा। नंदलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बख्शी बाबू की तरफ देखा और कहा, जिस तरह आप ये कहानी सुना रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसे करीब से जानते हैं। बख्शी बाबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की डायरी का वो पन्ना है जिसको मैंने सहेज कर रखा हुआ है। मैंने इस कहानी को लिखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया है और आज तक करता आ रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी मुस्कुराहट दी और लेखक ने कहानी सुनाना शुरू किया।
लेखक ने बताया कि जब लावसत ने भयानक रूप लेकर दाई माँ का पीछा किया, तब वो भागती भागती अपने गांव से दूर दूसरे गांव की सीमा पर आ पहुंची। उस गांव की सीमा पर ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दाई माँ ने सोचा कि इस पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम कर ले, और उसे ये भी लग रहा था कि वो चुड़ैल दूसरे गांव की सीमा पर तो नहीं आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। दाई माँ ने जब बच्चे को अपने बगल में लिटाकर खुद पेड़ की छाल से अपना सर टिकाकर आंखें बंद की, तभी अचानक उस चुड़ैल ने दाई माँ पर हमला कर दिया। उस चुड़ैल ने दाई माँ को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। उसने दाई माँ का गला काट दिया, जिससे दाई माँ का शरीर जमीन पर और सर बरगद के पेड़ के पास जाकर गिरा। इन सब के बीच बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। चुड़ैल ने बच्चे को अपने हाथों में उठाया और उससे बातें करते हुए कहा, तू ही है वो जो इस राजवंश का आखिरी वारिस है, क्योंकि तेरे पिता को तो मैं खत्म ही करने वाली हूँ। इतने में सालों से वो एक पंडित के दिए गए अभिमंत्रित ताबीज से बचा रहा। इतना कहते ही वो शिशु को लेकर उड़ गई। जब बच्चा रो रहा था, तब गांव के कुछ पहरेदार वहां मौजूद पहरा दे रहे थे। उन्होंने बच्चे की आवाज़ तो सुनी और दौड़ते हुए पेड़ के पास भी आए, मगर कोई बच्चा वहां नहीं मिला। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई, मगर दूर दूर तक कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक पहरेदार की नजर आसमान की तरफ गई और उसने देखा और कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक औरत एक बच्चे को उड़ा कर ले जा रही है। दूसरे पहरादार ने कहा, पागल हो गया है क्या? ये कोई आम औरत नहीं है, चुड़ैल होगी, चुड़ैल। न जाने किसके बच्चे को खा गई। तू सही कहता है, यहाँ से भाग चल, वरना खतरा हम पर भी मंडरा सकता है। दोनों बहुत डरे हुए थे और वहां से भाग निकले। ये सुनते ही नंदलाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने हाथों को बहुत तेजी से मलने लगा। नंदलाल, लेखक बाबू, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या ऐसी कोई चीज है आज भी इस दुनिया में? बख्शी बाबू ने कहा, होती है, जिसने देखा है वही समझ सकता है। इतना कहकर लेखक ने अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई। अचानक ही उसकी नज़र बरगद के पेड़ के पास चली गई और वहां बैठी उसी महिला को देखा जो कि पेट से थी। लेखक तो समझ गया कि मुसीबत का पलड़ा उस पर भी मंडरा रहा है, मगर यह बात नंदलाल को उसने नहीं बताई और इस चीज को नजरअंदाज करते हुए फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सुबोध बख्शी ने बताया कि अगली सुबह चंद्रभान बिन पानी मछली की तरह तड़पते हुए बच्चे की खोज में गांव में निकल गया। उसके साथ उसके सारे पहरेदार भी उसके नवजात बच्चे को ढूंढने निकले, मगर कहीं ना कहीं ये बात सभी जानते थे कि ना तो दाई माँ मिलेंगी और ना ही चंद्रभान का बच्चा। मगर फिर भी अपने मन में एक आस लिए चंद्रभान अपनी औलाद को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। अगर किसी ने उसे देखा हो तो तुरंत बताए। उसे लग रहा था कि शायद दाई माँ ने किसी के पास भी उसके बच्चे को छोड़ा हो या फिर खुद भी जिंदा हो। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि चंद्रभान का नौजवान बच्चा गुम हो गया है, तो सबके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। इसलिए नहीं कि राजकुमार खो गया, बल्कि इसलिए कि रानी वसुंधरा को सभी बहुत प्रेम करते थे। वसुंधरा के अच्छे स्वभाव और स्नेह से भरी बातों को सभी पसंद करते थे और उनके
व्यवहार से सभी परिचित भी थे। गांव वालों में हजारों बातें होने लगी। पूरे गांव में कोहराम मच गया। यहाँ तक कि दूसरे गांव में भी ये बात फैल गई कि राजा चंद्रभान की औलाद गायब हो गई। फिर क्या था, जब गांव वालों को ये बात पता चली कि उनके राजा दिन रात एक करके बिना अन्न और जल के व्याकुल हैं, तो वो भी अपनी राजा की मदद करने के लिए बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिए। और फिर दिन रात एक करने के बाद भी बच्चा कहीं नहीं मिला। बात जब दूसरे गांव तक पहुंची और फिर पहुंचते पहुंचते उनको पहरेदारों के कानों तक गई, तो वो दोनों तुरंत चंद्रभान के हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर बैठे दरबान ने उन दोनों से कहा, कौन हैं आप, क्या काम है? हमारे राजा ऐसे किसी से नहीं मिलते। फिर दोनों ने कहा, अपने राजा से कहिए कि हम दोनों को उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जिसकी तलाश हो कर रहे हैं, हम वहाँ तक जाने का रास्ता जानते हैं। पहरेदार समझ गया और उसने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर सूचना देकर आता हूँ। फिर जब तुम लोगों को बुलाऊंगा तब तुम लोग अंदर आना। इतना कहकर पहरेदार हवेली के अंदर चला गया। वो दोनों बाहर खड़े होकर उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद लेखक ने बताया कि कुछ देर बाद जब पहरेदार हवेली के बाहर आया, तब उन दोनों को उनसे हवेली के अंदर जाने को कहा। जाओ, जाकर हमारे कुंवर से मिल लो, मगर हाँ, उनसे कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। हमारे राजा पहले से ही बहुत परेशान हैं, नाराज हो गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। वो दोनों हवेली के अंदर चले गए। सामने चंद्रभान एक बड़ी सी लाल कुर्सी पर बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। प्रणाम महाराज, हम दूसरे गांव से आए हैं। इसका नाम हरिया है और मेरा नाम बसंत। हम दोनों दूसरे गांव के रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी गांव। चंद्रभान ने कहा, हाँ कहो, क्या जानते हो तुम लोग? क्या तुम मेरी खोई हुई चीज़ के बारे में जानते हो? हरिया ने कहा, राजा साहब, आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं उस बच्चे को हमने देखा है। चंद्रभान अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बड़ी ही उत्सुकता के साथ उन दोनों के पास चला जाता है और कहता है कि कहाँ देखा तुम लोगों ने मेरे बेटे को? बताओ, कहाँ है मेरा बच्चा? वो सुरक्षित तो है? इतना सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं और दोनों राजा चंद्रभान से नजरें चुराते हुए कहते हैं, महाराज, हमने केवल देखा है, जो हम बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित कर रहे हैं। और फिर झिझकते हुए दोनों ने चंद्रभान से सभी हाल कह दिया। चंद्रभान ये बात सुनते ही बेसुध हालत में जमीन पर गिर पड़ा। दोनों पहरेदारों ने चंद्रभान को पकड़ा और सोफे पर बिठाया। हरिया दौड़ते हुए चंद्रभान के लिए पानी लाता है और उनके मुंह पर छिड़क देता है। चंद्रभान होश में आते ही जोर जोर से रोने लगता है और उसे रोता देख दोनों घबरा जाते हैं। हरिया कहता है, महाराज, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, पर हम क्या करें? आपको ये बात बतानी भी बहुत ही ज़रूरी थी। ये बात जानने के बाद कि वो शिशु आपका था, हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ आ पहुँचे। चंद्रभान ने भी हरिया से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारा नसीब हमारे साथ नहीं है। हम एक निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लेखक नंदलाल को आगे बताते हुए कहता है कि इस घटना के बारे में चंद्रभान हिम्मत करके महाराजा होने का फर्ज निभाते हुए वो अपनी पत्नी वसुंधरा को बताता है। वसुंधरा ये सुनकर अपनी जीने की उम्मीद ही खो देती है और ना जाने कितनी बार अपनी जान देने का प्रयास भी करती है। चंद्रभान वसुंधरा को समझाता है
और उसे उतना प्यार करता है कि वो सब कुछ भूल जाए। कुछ ही दिनों बाद हालात धीरे धीरे सुधरने भी लगे थे। कहानी के बीच में ही उत्सुकता जताते हुए नंदलाल ने कहा, तो क्या फिर उस राजवंश का अंत हो गया? सभी खत्म हो गए? सुबोध बख्शी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हालात सुधर रहे थे। लग तो ऐसा रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर इस कहानी का मोड़ कुछ और ही था। नियति एक तरफ से रास्ता बंद कर रही थी तो दूसरी तरफ से खोल भी रही थी। राजा चंद्रभान ने कुछ महीने उदासी भरी जिंदगी बिताई। इस घाव को भरने में थोड़ा समय तो लगा। फिर एक दिन लेखक ने बताया कि फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभान हवेली के कमरे में अकेले बैठा हुआ था। मीठी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, कुंवर सा, आपके लिए चाय लाऊं? आप कहे तो यही रख दूं? चंद्रभान ने इशारे से चाय को टेबल पर रखने के लिए कहा और मीठी ने चाय को टेबल पर रखा और कमरे से बाहर चली गई। चंद्रभान ने चाय का प्याला उठाया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। तभी वहां वसुंधरा पहुंची। सुनिए, मैं कुछ दिन अपनी सहेली के यहाँ जाना चाहती हूँ। वो बहुत दिनों से मुझे अपने घर आमंत्रित कर रही थी और बहुत दिन हो गए इस हवेली से बाहर भी निकले। आप कहे तो मैं अपनी सहेली के यहाँ हो आऊं? चंद्रभान ने कहा, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे जा सकती हैं। वसुंधरा ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा और कमरे से बाहर चली गई। वसुंधरा के जाने पर चंद्रभान ने उसे पूछा, वैसे क्या नाम है आपकी सहेली का जहां आप जा रही हैं? वसुंधरा ने पलटकर जवाब दिया, जी, चंद्रकला। चंद्रभान ने जब ये नाम सुना तो वो चौंक गया और कहा कि कहाँ रहती है आपकी सहेली चंद्रकला? वसुंधरा ने फिर जवाब दिया, यही पास के गांव में। इतना कहकर वसुंधरा वहां से चली जाती है। चंद्रभान को चंद्रकला की याद आती है, जिससे बहुत दिनों से चंद्रभान भूल ही चुका था। जी हाँ, चंद्रकला वो लड़की थी जिससे चंद्रभान को प्रेम था, मगर राजमाता के फैसले के कारण चंद्रभान को वसुंधरा से शादी करनी पड़ी। चंद्रभान अचानक आधी प्याली चाय छोड़कर अपनी कार की चाबी निकालता है और अकेले ही गाड़ी चलाकर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में चंद्रभान की गाड़ी एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुकती है, जो कि पड़ोस के गांव की रहने वाली चंद्रकला की थी। चंद्रभान गाड़ी से उतरता है और सीधा झोपड़ी के अंदर चला जाता है और आवाज लगाता है, चंद्रकला। ये सुनते ही अंदर से चंद्रकला, जो कि बिल्कुल बंजारन के भेष में थी, बिल्कुल गांव की जैसे पोशाक, घाघरा चोली, सर पर दुपट्टा लिए चंद्रभान के सामने आती है। चंद्रभान उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने हाथ खींचते हुए गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है। हालांकि उस गांव के लोग जानते थे चंद्रभान उस महिला के घर आते जाते हैं। सभी जानते थे कि उनका और चंद्रभान का क्या रिश्ता है, मगर किसी के भी अंदर ये हिम्मत न थी कि कोई कुछ कहे। लेखक ने आगे बताते हुए कहा कि दरअसल अचानक चंद्रभान को चंद्रकला की याद कैसे आ गई, ये एक कहानी है। नंदलाल ने कहा, अचानक राजा साहब को चंद्रकला की याद कैसे आई? लेखक ने कहा कि क्योंकि चंद्रभान ने यह सोचा कि हवेली का वारिस जो दे सकती है अब वो चंद्रकला ही है। अचानक वसुंधरा के मुख से चंद्रकला का नाम सुनकर चंद्रभान को अचानक ये सूझा कि उसकी ही औलाद आगे आने वाले समय में राजा बनेगी, अब चाहे वो किसी से भी हो।
इसलिए ही चंद्रकला के रूप में चंद्रभान को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो उससे फौरन मिलने चला गया। चंद्रभान ने बैठे बैठे ये सोचा कि अगर उसका वारिस उसकी पत्नी से जन्मा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो चुड़ैल उसे मार डालेगी, लेकिन अगर उस श्राप से मुक्ति चाहिए तो उसकी कुल का वारिस नहीं बल्कि किसी दूसरे का जन्मा बच्चा उस हवेली का वारिस बन सकता है। चंद्रभान ने चंद्रकला को मिलकर अपनी सारी बात बताई, जैसा वो सोच रहा था, जो वो करना चाहता था, और चंद्रकला ने भी अपने प्यार का साथ दिया। वो खुशी खुशी ये सब करने को तैयार हो गई। लेखक ने आगे बताते हुए कहा कि 9 महीने बाद चंद्रकला ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो कुंवारी ही थी, इसलिए उसे लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी। इस खबर से पूरे गांव वाले चंद्रकला पर उंगली उठाने लगे। चंद्रभान को जब ये बात पता चली तो उसने दुनिया के सामने तो उस बच्चों को स्वीकार नहीं किया, मगर अंदर ही अंदर चंद्रकला और उसके बच्चे को पालने लगा। चंद्रभान ने सोचा कि कुछ समय बीत जाने पर जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो चंद्रकला के बच्चे को अपना वारिस घोषित करके हवेली के सारी जायदाद उसे सौंप देगा। तब तक उसकी जान बचाने के लिए उसे ये बात गुप्त रखनी होगी। चंद्रभान 2-3 महीने में चंद्रकला से मिलने आया करता था। एक दिन जब चंद्रभान चुपके से छुपते छुपाते अपने बच्चे और चंद्रकला से मिलने उसके घर पहुंचा, तब रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में सभी के घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। चंद्रभान ने गांव के सीमा पर ही अपनी गाड़ी रोकी और वहां से पैदल ही चंद्रकला के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट की आवाज से चंद्रकला की नींद टूट गई। चंद्रकला ने जब दरवाजा खोला, सामने चंद्रभान को देखकर वो उससे लिपट गई। चंद्रभान अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। चंद्रकला कहती है, आप इस वक्त क्यों आए? चंद्रभान, तुम्हारी और बच्चे की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चला आया। तुम दोनों ठीक तो हो? किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं? चंद्रकला, नहीं, आप इतना ख्याल जो रखते हैं हम दोनों का। चंद्रकला ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर ये छुपने छुपाने का किस्सा मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अपने बच्चे को लेकर दिन में गांव में जिधर भी घूमती हूँ, गांव वाले ऐसी नज़र से देखते हैं मुझे कि ठीक नहीं लगता। मैं खुद के बारे में नहीं सोचती, अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ। अगर वो बड़ा हुआ और उसको किसी ने ताना मारा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गांव वाले ये सोचते भी हैं कि क्यों ना, आखिर उन लोगों की नज़र में ये गलत ही तो है। उन सब को क्या मालूम कि ये बच्चा आपका है? चंद्रभान ने कहा, चंद्रकला, बस थोड़ा सब्र करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तुम्हें तो पता ही है, हमारे राज परिवार जो श्राप मिला है, उसकी वजह से मैं अपने बच्चे को हवेली नहीं ले जा सकता और ना ही सबके सामने उसे स्वीकार कर सकता हूँ। क्या मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद को सबके सामने अपनाऊं? चंद्रभान ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि जब ये बड़ा हो जाएगा और मैं बूढ़ा, तब मैं इसे राजगद्दी पर बैठाऊंगा और सारे गांव वालों के सामने इसे स्वीकार करूंगा। मगर ये सब पाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। श्राप की वजह से राज परिवार में कोई भी वारिस नहीं बचा। अगर मैं राजा साहब की बहन का बेटा ना होता तो मैं भी शायद आज जिंदा ना होता।
मैं बिना राज अभिषेक के ही राजगद्दी संभाल रहा हूँ। थोड़ी देर चुप रहकर चंद्रभान ने चंद्रकला का हाथ पकड़ा और अपने बगल में बिठाया और उससे कहा कि चंद्रकला, मैं तुम्हारा एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और ना ही अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी होने दूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ, काफ़ी समय हो गया है। अगर गांव के किसी आदमी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आफत आ जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चंद्रभान चंद्रकला के घर से चला जाता है और हवेली पहुँचता है। कहानी सुनते सुनते काफ़ी समय बीत चुका था। सुबह से देखते देखते जाने कब शाम हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक कहानी सुनाने में मग्न हो गया था तो दूसरा सुनने में। फिर भी दोनों अपनी जगह से हिलने का भी नाम नहीं ले रहे थे। नंदलाल ने लेखक से सवाल किया, लेखक बाबू, तो क्या चंद्रभान श्राप मिले राजा का पुत्र नहीं था? लेखक, नहीं, वो राजा के इकलौती बहन का बेटा था, जिसको राजा ने अपना अगला उत्तराधिकारी माना और सब कुछ उसे सौंप दिया, बिना उसके राज्याभिषेक के। उसे डर था कि कहीं राज्याभिषेक से उसकी जान पर ना बनाए, और चंद्रभान राजा का खुद का खून ना होने की वजह से आज तक जिंदा है। कहानी आगे सुनाते हुए बख्शी बाबू ने कहा, ऐसे ही हर बार चंद्रभान चंद्रकला और अपने बच्चे से मिलने जाया करने लगा। फिर एक दिन जब चंद्रभान चंद्रकला से मिलकर वापस हवेली में सबसे छुप कर प्रवेश कर रहा था, तब चील जैसी नजरों वाली राजमाता उसे हवेली में आते हुए देख लेती हैं। राजमाता कहती हैं, कुंवर, इतनी रात गए हवेली से बाहर क्या करने गए थे आप? चंद्रभान ने जब राजमाता को देखा तो उनके होश उड़ गए। चंद्रभान को लगा कि अब तो शायद उनका राज खुल जाएगा, लेकिन वो कहे तो कहे क्या। कुछ देर यूं ही चुप होकर वो खड़े रहे। राजमाता फिर से चंद्रभान को पूछती हैं, बताइए, कहाँ गए थे आप? इतनी रात गए? ऐसा कौन सा काम था जो रात में हो रहा था? आपको पता है ना, रात्रि के समय इधर उधर घूमना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चंद्रभान अपनी नजरें राजमाता से चुराता है और जवाब देता है, शहर से मुनीब जी का संदेशा आया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए और जाकर सो जाइए। मुनीब जी, जिसका नाम बलवंत राय था, जो राजमहल के बाहरी कारोबार का लेखा जोखा रखते थे, और ये ही इकलौते व्यक्ति थे जिनको चंद्रभान की दूसरी सदी यानी कि चंद्रकला और उनके बच्चे के बारे में मालूम था, और ये ही हर महीने उनको पैसे और राशन भिजवाया करते थे। राजमाता ने कहा, ठीक है, मगर बिना हमें खबर दिए आप हवेली के बाहर मत जाइएगा, खास करके रात के समय। आपको हमें ये बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी अपने कमरे में जाइए, वसुंधरा आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, हम सुबह बात करते हैं। राजमाता के इतना कहते ही चंद्रभान जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चला गया और वो देखता है कि वसुंधरा उसका इंतज़ार करते करते सो चुकी है। सुबह होते ही चंद्रभान नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है। तब वो राजमाता से ये कहकर शहर जाने को कहता है कि कारोबार के सिलसिले में जाना है। राजमाता कहती हैं कि अभी कुछ दिन ही तो हुए आपको शहर से आए और आप फिर से जा रहे हैं। काश आपका भी कोई वारिस होता तो ये काम आप उसे सौंप सकते। इस बात का वसुंधरा को बुरा लगता है और वो नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। ये देख मीठी उसके पीछे भागती है, मगर राजमाता उसे रोक देती हैं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अपना काम करो।
चंद्रभान कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी रो रही है। चंद्रभान वसुंधरा से कहता है कि राजमाता की बातों का बुरा मत माने, वो तो बस ऐसे ही बोल देती हैं। हम कभी माँ का सुख भोग नहीं पाएंगे। वसुंधरा रोते हुए बोली, ऐसा नहीं है, आप तो जानते ही हैं कि ये सब के पीछे क्या वजह है। कम से कम आप तो हमें समझिए। और वसुंधरा को चंद्रभान गले से लगा लेता है। कुछ दिन बाद चंद्रभान और मुनीब जी शहर चले जाते हैं। चंद्रभान अपने विदेश के काम में उलझ गया था। कुछ साल यूं ही बीत गए। अब तो चंद्रकला का इंतज़ार करते करते बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि चंद्रभान ने उसे शहर जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तकरीबन 9-10 महीने से चंद्रभान चंद्रकला से मिलने तक नहीं आया और ना ही उसने चंद्रकला की कोई खबर ली और ना ही अपने बच्चे की। हालांकि उसके कर्मचारी चंद्रकला को पैसे पहुंचाते रहे, मगर चंद्रकला का मन पैसों से कहाँ भरने वाला था। वो बहुत ही व्याकुल हो रही थी और बहुत डर भी रही थी कि कहीं चंद्रभान का इरादा बदल तो नहीं गया। अपने बच्चों को लेकर यह डर उसके मन में घर कर गया था। उसे तो अब रातों को नींद भी नहीं आ रही थी। फिर एक दिन लेखक ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए नंदलाल से कहा कि जब चंद्रकला के इंतज़ार के सब्र का बांध टूट गया, तब उसने आओ देखा न ताओ, उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और पहुंच गई चंद्रभान की हवेली। चंद्रकला एक हाथ में अपने बच्चे को पकड़ा और दूसरे हाथ में एक पोटली लेकर नंगे पांव ही तांगे से उतरकर चलने लगी और थोड़ी ही देर में वो हवेली आ पहुंची। जब वो हवेली की तरफ बढ़ रही थी, वही दूसरी ओर चंद्रभान अपनी गाड़ी से मुनीब जी के साथ कहीं जा रहा था। संयोग से न चंद्रभान ने चंद्रकला को देखा और ना ही चंद्रकला ने चंद्रभान को। दोनों एक दूसरे के बगल से ही निकल गए और दोनों को पता ही नहीं चला। चंद्रकला हवेली के गेट पर पहुंची और दरबान से कहा, गेट खोल, मारे को चंद्रभान से मिलना है। गांव के पोशाक में बिल्कुल राजस्थानी अवतार में गांव की एक साधारण सी लड़की, जो कि राजा को उनके नाम से बुला रही थी। उसको देखकर दरबान ने कहा, हमारे राजा साहब ऐसे किसी से भी नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। चंद्रकला, हाँ तो मैं भी ऐसी वैसी ना हूँ, मैं तेरे राजा साहब की प्रेमिका हूँ, जिसका बेटा मेरी गोद में है। दरबान ये सुनकर हंसने लगता है। कहता है, मुझे क्या तू पागल समझती है जो मैं तेरी बात मान लूँगा? चल जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर। चंद्रकला नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अरे थारे को लाज नहीं आती तो मुझे बच्चलन बोले, ये तेरे राजा का ही खून है, तेरे इस राज परिवार का वारिस। दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर जाना है। जैसे ही चंद्रकला ने यह बात दरबान से कहा, अचानक मौसम में बदलाव आ गया। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरी हवेली गूंज उठती है और अचानक जोरों की बारिश होने लगती है, मानो कोई क्रूर अवस्था में आ गया हो। चंद्रकला अपने दुपट्टे से अपने बच्चे का सिर ढकती है और हवेली के अंदर भाग जाती है। अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? अंदर कहाँ जा रही हो? दरबान ने चंद्रकला को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बिना कुछ सुने भागती हुई अंदर चली गई। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठी राजमाता और उनके बगल में चाय का प्लेट पकड़ी मीठी ने उसे देखा। कौन हो तू और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इतना कहकर राजमाता जोर जोर से दरबान को आवाज लगाने लगी। दरबान भागता हुआ आया और राजमाता के सामने खड़ा हो गया। ये कौन है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत तुमने कैसे दी? दरबान कुछ कहता कि चंद्रकला बोल पड़ी,
जी इन्हें मत डांटो, इन्होंने तो मुझे रोका मगर बारिश की वजह से अंदर भाग आई। दरअसल मुझे चंद्रभान से मिलना है, उन्हें ज़रा बुला दीजिए, वो मुझे पहचानते हैं। राजमाता ने कहा, क्यों, क्या लगती हो तुम कुंवर की? चंद्रकला कुछ भी जवाब नहीं देती, सर नीचा करके बस राजमाता के सामने खड़ी रहती है। राजमाता आंखें बड़ी करके गुस्से में फिर से पूछती हैं, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। कौन हो तुम चंद्रभान की, जो इस तरह उनसे मिलने हवेली चली आई? चंद्रकला ने कहा, राजमाता मैं उनकी पत्नी हूँ और ये हमारा बच्चा। चंद्रकला के ऐसे बोलने पर राजमाता ना आओ देखती है ना ताओ और उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुंवर पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो हमारे दरबार से ही बोल देती, वो तुम्हें दे देता, मगर ये घटिया बात करके हमारे कुल को बदनाम कर रही हो। हम तुम्हें इसके लिए भारी सजा दे सकते हैं। चंद्रकला रोती और बिलखती हुई बोली, नहीं राजमाता, मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, ये सच में उनका ही बेटा है और मैं उनकी पत्नी। बहुत दिनों से जब उनकी कोई खबर ना आई तो मुझसे रहा न गया और मैं यहाँ भागी भागी चली आई। राजमाता ने कहा, बस, हम और नहीं सुन सकते, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। चंद्रकला को जोर से दरवाजे की तरफ धक्का देकर राजमाता ने कहा। तभी वहां चंद्रभान मुनीब जी के साथ पहुंच गया और फिर लेखक की कहानी की अगली रात हो चुकी थी। नंदलाल बाबू भी पिछले 2 दिनों से लेखक के घर पर ही रह रहे थे। रात के 8:30 बज चुके थे। दोनों ने मिलकर रात का खाना बनाना शुरू किया। अचानक नंदलाल को ख्याल आया कि लेखक की माता का हाल पूछ लिया जाए। फिर उन्होंने लेखक से कहा, बख्शी बाबू, आपके माताजी का क्या हाल है? लेखक ने बताया कि हाँ, काफी दिन हो गए हैं। माताजी का हाल चाल नहीं मिला। उनके गांव में किसी के पास भी टेलीफोन नहीं है, सिर्फ चिट्ठियों से ही बातें हो सकती हैं। कोई चिट्ठी भी अभी तक नहीं आई। ये कहते ही लेखक उदास हो गया। खैर, मैं माताजी का हाल चाल चिट्ठी लिखकर खुद ही पूछ लूँगा। नंदलाल ने कहा, हाँ बख्शी बाबू, उनको भी तो आपके चिट्ठियों का इंतज़ार होगा, आखिर वो आपकी माताजी हैं। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप अलग से उनसे दूर भला क्यों रहते हैं। आप माताजी को यहाँ साथ में भी तो रख सकते हैं। नंदलाल के बातों का जवाब न देने के लिए लेखक फिर से अपनी कहानी पर आ जाता है और कहता है कि नंदलाल बाबू, अभी बहुत से रहस्य का पर्दा खुलने वाला है इस कहानी में। नंदलाल कहता है, अरे हाँ लेखक बाबू, आगे तो बताइए, फिर क्या हुआ? लेखक ने खाना बनाने में नंदलाल की मदद करते करते कहानी भी शुरू कर दी। उसने कहा कि जब चंद्रकला को राजमाता ने बाहर की तरफ धक्का दिया, तब चंद्रकला दरवाजे के पास जा गिरी। तभी चंद्रभान संयोग से मुनीब जी के साथ आ पहुंचा और चंद्रकला के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव को देखकर आंख बबूला हो गया। चंद्रकला को जमीन से उठाया और जोर से चिल्लाया, राजमाता, ये आप क्या कर रही हैं? चंद्रकला को हवेली से बाहर इस तरह से क्यों भगा रही हैं? चंद्रभान की इस तरह की बातें सुनकर राजमाता कहती हैं, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। ये लड़की आपकी पत्नी होने का दावा कर रही है और इस बच्चे का पिता आपको बता रही है। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या है? चंद्रभान अपने हाथ में लिए फाइल को सोफे पर रखता है और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। कहता है, जी राजमाता, चंद्रकला सच बोल रही है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा। चंद्रभान के ऐसा बोलने पर
वसुंधरा जैसे स्तंभ हो गई। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि चंद्रभान जो भी कह रहा है वो सच है। एक पराई औरत को अपनी पत्नी बता रहा है और उसके बच्चे को अपना बच्चा। ये सुनकर तो जैसे वसुंधरा के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। थोड़ी देर तक हवेली में सन्नाटा हो गया। वसुंधरा ये सब सुनकर रोने लगी। मीठी भी वहां खड़ी खड़ी बस सब कुछ देख रही थी। राजमाता के मुंह से भी कोई बात नहीं निकली। फिर वसुंधरा चंद्रभान के करीब आती है और उससे जोर का चाटा मार देती है। वसुंधरा कहती है कि क्यों किया आपने ऐसा? क्या मजबूरी थी आपकी? या फिर मैं आपको पसंद नहीं? जब आप मुझसे शादी करके खुश नहीं थे तो आपको ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता था कि आप सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं। फिर ये सब क्या है? इतने सालों से मुझे धोखे में रखा, आखिर क्यों? ये सब कहते ही वसुंधरा जोर जोर से रोने लगी। राजमाता उसे संभालती हुई बोली, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। चंद्रभान कुछ देर तो कुछ नहीं कहता। दोनों भूत की तरह खड़े रहते हैं। फिर चंद्रभान ने सबको शांत कराया और अपनी और चंद्रकला की पूरी कहानी सबको बताई कि क्या सोचकर चंद्रभान ने चंद्रकला से चुपके से शादी की। लेखक ने आगे कहानी बताते हुए कहा कि नंदलाल बाबू, जब चंद्रभान ने अपनी और चंद्रकला की पूरी कहानी बताई तब जाकर राजमाता ने चंद्रभान को कहा कि ठीक है, अगर तुमने हवेली के वारिस के लिए ऐसा कदम उठाया है तो हम आपके साथ हैं, और यही कहीं ना कहीं आपने ये ठीक भी किया, क्योंकि जो सांप हमारे राजघराने को डस रहा है उससे तो हमने आने वाली पीढ़ी के सपने में भी देखना छोड़ दिया। और जब तुम इसे ले आए हो तो इसे हवेली में ही रखो। हम नहीं चाहते कि हमारा वारिस कहीं ऐसी वैसी जगह पर अपना जीवन गुजारे और पले बढ़े। मगर ये बात वसुंधरा को बिल्कुल भी रास नहीं आई और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। राजमाता ने मीठी को आवाज़ लगाई, मीठी, ज़रा इन दोनों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। देख नहीं रहे कैसे सूख कर काटा हो गए हैं दोनों। राजमाता ने ताने मारते हुए मीठी से कहा। राजमाता ने बड़े ही गर्व के साथ और हक जताते हुए कहा कि चंद्रकला के लिए भोजन ले आओ और बच्चे के लिए दूध, हमारे घर का चिराग है ये। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मीठी चंद्रकला के लिए घेवर और बच्चे के लिए दूध ले आती है। तभी अचानक सुबोध बख्शी जी आगे कहानी सुनाते हैं कि तभी जोरों की हवा चलने लगी, तूफानी हवा। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। लेखक और नंदलाल घबरा जाते हैं। अरे ये क्या होने लगा? अचानक मौसम इतना ख़राब क्यों हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक लग रहा था। नंदलाल ने आश्चर्य से कहा। मगर लेखक को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था कि अचानक इस मौसम के बदलाव का कारण क्या है। मगर वो भी नंदलाल के सामने अनजान बना रहा और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगा। फिर जैसे ही वो बरगद के पेड़ के सामने वाली खिड़की का दरवाज़ा बंद करने लगा, उसने फिर से पेड़ के पास वही औरत को देखा जिसको उस रात देखा था। लेखक थोड़ी देर के लिए अचंभित होकर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में जब नंदलाल की नज़र लेखक पर पड़ी तब, लेखक बाबू, वहाँ खिड़की के बाहर क्या झांक रहे हैं आप? बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, दरवाज़ा बंद कर दीजिए वरना धूल मिट्टी अंदर आ जाएंगे। लेखक ने कहा, नंदलाल बाबू ज़रा यहाँ आइए। नंदलाल, जी बताइए, क्या आपको उस पेड़ के पास कोई भी दिखाई दे रहा है? लेखक ने नंदलाल से पेड़ की तरफ इशारा करके पूछा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कोई भी तो नहीं है, नंदलाल ने जवाब दिया। लेखक, क्या सच में आपको पेड़ के पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा? अरे हाँ लेखक बाबू, सच में पेड़ के पास कोई भी नहीं है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? चलिए दरवाज़ा बंद करिए।
सुबोध बाबू खिड़की का दरवाज़ा बंद किए, मगर लेखक को वो औरत वहीं खड़ी दिखाई दे रही थी जो नंदलाल बाबू को नहीं दिख रही थी। भीतर आने के बाद सुबोध बाबू ठंडी सांस भरते हैं और फिर से कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जब राजमाता ने ये बात बोली कि वो बच्चा उस महल का अगला उत्तराधिकारी होगा, तभी हवा का रुख बदल गया और तेज हवा चलने लगी। हवेली के सारे पर्दे हवा के झोंकों से उड़ने लगते हैं। सारे नौकर जल्दी जल्दी हवेली का दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि हवा अंदर ना आ पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवा की लपटें जोर जोर से हिलोर मार रही थी और धूल भरी हवा का झोंका हवेली को चारों तरफ से जैसे घेर ही चुका था। इतनी जोर की हवा चलती है जैसे आंधी आ गई हो। वसुंधरा अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक उसकी खिड़की का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जिससे वो चौंक गई और बाहर से इतनी तेज हवा आई कि वसुंधरा दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, मगर धूल भरी हवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वसुंधरा कमरे से बाहर आ जाती है और मीठी को आवाज़ लगाती है, मीठी, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे, बहुत ज़ोर की हवा चल रही है। अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। मीठी ने कहा कि रानी साहब, मैंने पहले ही खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं, मगर हवा रोशनदान से भी बहुत तेज आ रही है। सभी उस तूफान में खुद को संभाल नहीं पाते और जैसे तैसे करके हवेली के बड़े से हॉल में इकट्ठे होते हैं। चंद्रभान ने बच्चे को अपनी गोद में जकड़ा हुआ था और चंद्रकला भी चंद्रभान के हाथों को पकड़कर उसी से चिपकी हुई थी। वसुंधरा ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो राजमाता के पास जाकर खड़ी हो गई। हवा के तेज झोंके ने पूरे हवेली को चारों तरफ से अपने लपेटे में घेर लिया था। पूरे हवेली में धूल ही धूल भर गई थी कि तभी अचानक अजीब अजीब सी आवाज़ आई जो सभी को सुनाई दे रही थी, जिससे सभी डर जाते हैं और चंद्रकला अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तेज रोशनी के साथ वो अंदर ही दिख रहा था। खून से लथपथ सफ़ेद लिबास में, खुले बाल और हाथों में तलवार लिए हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी वो छवि। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर वो औरत पेट से थी। राजमाता ने जैसे ही उसे देखा, उनके मुंह से निकल पड़ा, लावसत, ये तो लावसत है। और वो घबराकर तुरंत चंद्रभान को बताती हैं कि वो वही चुड़ैल है जिसने हमारे राज परिवार को श्रापित किया था। लगता है या इस बच्चे को मारने आई है तो तुम्हारा खून है। इसने शपथ ली थी कि इस राजघराने की किसी भी वारिस को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। राजमाता चंद्रभान से कह रही थी, तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरी हवेली जैसे मानो दहल उठती है। पूरे हवेली में उसकी हंसी की आवाज गूंज उठती है, ऐसे जैसे मानो कोई घंघोर बादल जोर से गरज उठा हो। फिर वो तेज आवाज में दहाड़ते हुए कहती है, क्या लगता था तुम लोगों को कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा? जो पाप तुम्हारे पूर्वजों ने किया था उसके लिए तुम सब मरोगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राजघराने के वंश को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी, ये मेरा प्रण है। ये सुनकर पूरे घरवाले डर जाते हैं। चंद्रभान चंद्रकला को लेकर हवेली के बाहर निकलने लगता है कि सभी हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं और चुड़ैल की यानी लावसत की हंसी गूंजने लगती है। चंद्रकला, चंद्रभान, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो पाएगा ना? यह औरत क्या बोल रही है? मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरा बेटा। इतना कहकर वो रोने लगती है। चंद्रभान उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे हम।
इतना कहकर वो अपने बच्चों को सीने से लगा लेता है और चंद्रकला को भी। आप सबके सब्र का इम्तिहान लेते हुए ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसका अगला भाग जल्दी आप तक आएगा।